चलिए, नमस्कार दोस्तों, श्री जी ज्ञान सेंटर चैनल में हम आप लोग का स्वागत करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस समय ग्राम विकास अधिकारी के पेपर को लेकर बच्चे काफ़ी रुझान पैदा कर दिए हैं, यानी रुझान रूप से तैयार हैं, यानी तैयारी कर रहे हैं, काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। और उनकी मेहनत को सफल बनाने के लिए मैं अब रोज़ आप लोग के सामने प्रैक्टिस सेट लेके आऊँगा। और आज का प्रैक्टिस सेट जो है हिंदी वर्णमाला का लेके मैं आया हूँ। देखिए, हिंदी वर्णमाला के 50 क्वेश्चन को मैं आप लोग के सामने सॉल्व कराने के लिए एक एक क्वेश्चन लेके आए हैं। और आज आप लोग की बहुत सारी चीज़ें तैयार हो जाएंगी। तो आप लोग श्री जी ज्ञान सेंटर चैनल से जुड़िए और इसे सब्सक्राइब और शेयर करिए। जितने बच्चे इस क्लास को देख रहे हैं या देखेंगे वो बच्चे इसे जरूर प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर कर लीजिएगा। आप लोग के फायदे की बात कर रहा हूँ, आप लोग को लगातार नोटिफिकेशन जाता रहेगा। और आज आप लोग की क्लासेस जो ये आप लोग की शुरू हो रही हैं, इस क्लास में आज आप लोग को मैं लगभग 70 क्वेश्चन आप लोग को मैं सॉल्व कराऊंगा हिंदी वर्णमाला का। और हिंदी वर्णमाला का ये 70 क्वेश्चन कर लेंगे तो आप लोग को बहुत चीज़ों का नॉलेज हो जाएगा। आइए हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला लिखा है, किस समूह में, देखिए क्वेश्चन नंबर आप लोग के सामने जो पहला लिखा हुआ है बच्चों, क्या लिखा हुआ है ध्यान से देखिएगा। आप लोग के सामने जो पहला क्वेश्चन हमारा आया हुआ है ये लिखा है हमारे सामने, देखिए ध्यान से लिखा है किस समूह, देखिए क्वेश्चन नंबर पहला है, लिखा है किस समूह में सभी स्वर दीर्घ हैं। अब आप लोग को दीर्घ स्वर कितने प्रकार के होते हैं ये पहले पता होना चाहिए। आपको मैं बता दूं कि स्वर लगभग क्या स्वर 3 प्रकार के होते हैं। आपका पहला हस्व स्वर है, दूसरा है दीर्घ, तीसरा है प्लुत। आपको सबके बारे में पता होना चाहिए कि हस्व स्वर कौन कौन से होते हैं, दीर्घ स्वर कौन कौन से होते हैं, प्लुत स्वर कौन कौन से होते हैं। तो हस्व स्वर में देखिए अ ई उ री आता है, 4 आते हैं। और उसके बाद दीर्घ में ए ऐ उ जो बड़े होते हैं वो आते हैं। और प्लुत में आपका एक ही आता है जिसको ओम कहते हो आप लोग, क्लियर है ना। इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि बताइए सभी हस्व स्वर दीर्घ हैं। तो आप लोग के सामने स्वर दीर्घ पूछा गया है तो इसमें कौन सा हो जाएगा, ई ए ओ औ। देखिए यही आपका पहला दिखाई दे रहा है जिसमें बड़े दिए हैं, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ई ए ऐ ओ औ, ये आपका क्या हो जाएगा, स्वर दीर्घ हो जाएगा। क्लियर है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा आपका क्या होगा, आइए दूसरे क्वेश्चन की बात करें। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है किस समूह के वर्णों का उच्चारण स्थान मूर्धा है। मूर्धा में देखो र आ रहा है ना, मूर्धा में र आ रहा है। तो आपको पता होना चाहिए कि जब मूर्धा में र आ रहा है तो इसका मतलब कौन सा ऐसा वर्ड है जिसमें र आता है। जैसे टर 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 ट आता है ना, ट वर्ड, तो जैसे इसमें दिखा है स ऋषि ट और ठ, यही आपका क्या हो जाएगा, मूर्धा हो जाएगा। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना। आइए क्वेश्चन नंबर तीसरे की बात करें। तीसरा कहता है कि निम्न में क वर्ग का उच्चारण स्थान कौन सा है। क वर्ग, क से कंठ होता है, क से कंठ होता है, तो क वर्ग के जितने भी वर्ण हैं वो कंठ में चले जाएंगे तो इसका स्थान क्या हो जाएगा, कंठ हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आइए 4 की बात करें। अब देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान से पढ़ो। कहता है निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा दीर्घ स्वर नहीं है। अब दीर्घ स्वर नहीं है ये पूछा है तो आपको पता होगा दीर्घ स्वर कौन सा नहीं होगा। ये आपका सी नंबर जो है ये दीर्घ स्वर नहीं होगा, ये हस्व स्वर में आता है। क्लियर है ना। किस में आता है बताइए, हस्व स्वर में आता है, तो ये दीर्घ स्वर आपका नहीं है। संयुक्त स्वर कौन कौन से हैं देख लीजिए ध्यान से। हस्व स्वर में अ आता है, ई आता है, उ आता है, री आता है। और दीर्घ में कौन आता है, आ आता है, ई आता है, उ आता है, ए आता है, ऐ आता है, ओ आता है, औ आता है। लेकिन संयुक्त में ए ऐ ओ औ ये 4 वर्ड आते हैं संयुक्त में, ये भी आप याद रखना है। क्लियर है ना। चलो भैया अगला क्वेश्चन नंबर आपके सामने 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या पूछा है, पूछा है कि श का उच्चारण स्थान क्या होगा। आपको पता है कि सा का उच्चारण स्थान क्या होगा, तो आपको पता है मूर्धा होगा, क्योंकि सा ये भी मूर्धा में आते हैं। साथ में ट वर्ग जो है पूरा का पूरा मूर्धा में आता है, तो आपका मूर्धा क्या हो जाएगा, स का उच्चारण स्थान हो जाएगा। चलिए आगे लिखा है 6वां नंबर, देखो 6वां नंबर क्या है प्यारे बच्चों, कहता है यर लव किस वर्ग के व्यंजन हैं। यर लवा, तो आपको पता है अंतस्थ व्यंजन क्या है, अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन में 4 वर्ड होते हैं, कौन कौन से, यर लव जो आप लोग के सामने दिया हुआ है। क्या दिया है, यर लवा। यर लवा ये क्या है, अंतस्थ व्यंजन है। उसमें कौन कौन से आते हैं, सा खा साहा, सा उसमें देखो सा आ रहा है ना, तो सा खा साहा ये सब क्या हो जाएंगे, उसमें व्यंजन हो जाएंगे। क्लियर है ना। चलो भैया 7 नंबर देखो,
7 नंबर में क्या है, निम्नलिखित में कौन सा अंतस्थ व्यंजन है। अंतस्थ व्यंजन में मैंने 4 बताया था, कौन कौन से, य, र और ल और क्या बताया था, व। यही 4 अंतस्थ व्यंजन है। इन्हीं चारों में देखिए कौन सा होगा, आपको पता है ये ल आपका क्या हो जाएगा, अंतस्थ व्यंजन हो जाएगा। चलिए अगला दिया हुआ है 8वां नंबर क्या है बताइए, निम्नलिखित में कौन सा स्वर कंठ तालव्य है। स्वर कंठ तालव्य है, जल्दी बताइए आप लोग आंसर। इसका आंसर होगा स्वर कंठ तालव्य। इसमें ए और ए आता है, ए और ए आता है, तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्लियर है ना। स्वर कंठ तालव्य में कौन कौन से वर्ड आते हैं, ए ए याद रखना है। ए आपका स्वर कंठ तालव्य में आता है, स्वर कंठ तालव्य में आता है, तो याद रखना कौन कौन से ए, तो आपका आंसर डी आर राइट हो जाएगा। क्लियर है ना। चलिए 9वां नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, कहता है कि अनुस्वार किसका कार्य करता है। अनुस्वार किसका कार्य करता है, तो पंचमाक्षर का नाम सुना होगा आप लोग, पंचमाक्षर अनुस्वार पंचम वर्णों का कार्य करता है, यही आपका अनुस्वार है। क्लियर है ना। 9 के बाद 10 क्वेश्चन देखिए, कहता है क्या 10 नंबर, कि जिन स्वरों के उच्चारण में हवा नाक से भी निकलती है उन्हें कहते हैं, उन्हें अनुनासिक स्वर कहा जाता है। जिनका स्वर हवा नाक से निकलता है उन्हें अनुनासिक स्वर कहा जाता है। भैया इस बात का ध्यान रहे, तो आपका आंसर हो जाएगा अनुनासिक स्वर। क्लियर है ना। 10वां क्लियर हो गया। आइए 11 नंबर की हम लोग बात कर लें। 11 नंबर कहता है, 11 नंबर ध्यान से देखो, 11 नंबर यहाँ पे है, कहता है निम्नलिखित में कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है। संयुक्त स्वर में 4 होते हैं, ए ओ औ। कौन कौन से होते भैया, ए ओ और कौन सा होता है, औ। ये 4 होते हैं संयुक्त स्वर में। संयुक्त स्वर में ए ओ औ, तो देखिए यहाँ पे ए भी है, ए भी है, ओ है, ये तो संयुक्त हैं, लेकिन उ जो है संयुक्त स्वर नहीं है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि पूछा क्या गया है, नहीं है। नहीं पूछा जाएगा तो नहीं के हिसाब से आपको जवाब देना है, इस बात का ध्यान रहे। क्लियर है ना। अब ध्यान से देखो 12 नंबर क्या कहता है, 12 नंबर का आंसर दीजिए। निम्नलिखित में कौन सा वर्ण दंत नहीं है, वर्ण दंत नहीं है, वर्ण दंत नहीं है। अब आप लोग बताइए वर्ण दंत नहीं है, तो आपको पता है कि य र ल व ये आपके वर्ण नहीं होंगे, यानी त थ द ध न यही आपके दंत में आते हैं, त थ द ध, और साथ में न केवल ल स। कौन कौन से, त थ द ध न, और साथ में ल और श, ये सब किस में आते हैं, दंत में आते हैं, लेकिन यह जो है ये आपका दंत में नहीं आएगा, इस बात का ध्यान रहे, दंत में नहीं आएगा। क्लियर है ना। चलो भैया 13 नंबर आपका कौन सा आंसर है, क्या होगा, कहता है हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीभ के भाग के आधार पर किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आएगा। तो आपको पता है कि जीभ के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है, अग्र पश्च मध्य, अग्र पश्च मध्य। अब देखिए इसमें अग्र भी दिया है, पश्च भी दिया है, मध्य में दिया है, लेकिन विपरीत नहीं होगा, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, विवृत स्वर होगा। क्या होगा, विवृत स्वर होगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए भैया 14 नंबर का नाम बताइए, 14 नंबर बताइए आंसर क्या होगा। कहता है कि निम्नलिखित में पार्श्विक ध्वनि कौन सी है। तो आपको पता है कि पार्श्विक ध्वनि को ही लुंठित कहा जाता है, तो पार्श्विक ध्वनि में ल आएगा, पार्श्विक ध्वनि कौन सा होगा, ल होगा, इस बात का ध्यान रहे। वर्णमाला में ल ध्वनि जो है इसी को लुंठित कहा जाता है, और यही आपका पार्श्विक स्वर है, पार्श्विक ध्वनि है, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए 15 नंबर में आता है, ट वर्ग उच्चारण दृष्टि से किस प्रकार की ध्वनि है। ट वर्ग उच्चारण की दृष्टि से किस प्रकार की ध्वनि है, तो ट वर्ग उच्चारण की दृष्टि से किस प्रकार की ध्वनि है, तो ट मतलब मैंने मूर्धा बताया था, टर आता है, तो मूर्धा में भी र आ रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, मूर्धा हो जाएगा। क्लियर है ना, ध्यान रखिएगा, मूर्धा हो जाएगा। अब आइए 15 के बाद 16 नंबर पे हम लोग बात करें, तो हमारे पास देखिए यहाँ पे 16 नंबर यहाँ से शुरू होता है। अब हमारे पास 16 नंबर यहाँ पे है, देखिए 16 नंबर क्या कहता है, निम्नलिखित में कौन सा दीर्घ स्वर है। तो दीर्घ स्वर मैंने आपको बताया था कि आ हमारा क्या है, दीर्घ स्वर है, और ए जो है आपका आ जो है दीर्घ स्वर है, उ जो है ह्रस्व स्वर है, और ए और ओ, ए ओ औ, ए ओ औ संयुक्त हो जाएगा। आप लोग बच्चों इसको मत मारिएगा, ए ओ औ क्या हो जाएंगे, संयुक्त हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आ हो जाएगा। क्लियर है ना। चलिए 17 नंबर में कहता है कि च छ ज झ इया। अब मैंने च बताया, तो च से चालू तालू चालू तालू चालू तालू,
चालू, च से चालू, च से चालू, त से तालू। तो चालू तालू यानी च जो हो जाएगा वो तालव्य यानी तालू से हो जाएगा। तो च वर्ग के जितने भी वर्ण हैं वो सब तालू में आएंगे, इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? तालू हो जाएगा। क्लियर है ना? अब आगे देखो लिखा है प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण कहलाता है। मैंने दूसरा और चौथा महाप्राण के लिए बताया था। किसके लिए बताया था भैया बताइए? महाप्राण के लिए। आप लोग देखिएगा मेरा अल्पप्राण और महाप्राण का वीडियो मैंने जो डाल रखा है उसमें बाकायदे ट्रिक भी बताई गई है। उस ट्रिक को श्री जी ज्ञान सेंटर चैनल पे जाकर आप लोग देख लीजिएगा। आप लोग जब वीडियो में जाएंगे ना तो वीडियो में देखेंगे, जब आप लोग श्री जी ज्ञान सेंटर चैनल को खोलेंगे तो उसमें देखेंगे वीडियो आता है, लाइव आता है। तो वीडियो पर जब जाएंगे तो उसमें आपको दिखेगा, क्या दिखता है बताइए? उसमें आपका पूरा अल्पप्राण और महाप्राण का ट्रिक बताया गया है। तो उसमें मैंने 24 बताया है। क्या बताया है? 24 जिसका होगा अल्पप्राण। क्लियर है ना? ध्यान रखेंगे। तो 24 आपका महाप्राण के लिए बताया गया था, तो इसका आंसर ए राइट हो जाएगा। आइए 19 की बात करें। कहता है कि उच्चारण की दृष्टि में संबल ध्वनि का कौन सा वर्गीकरण है? तो संतृप्त ध्वनि होगा, संतृप्त ध्वनि होगा, संतृप्त ध्वनि होगा। तो उच्चारण की दृष्टि से संबल ध्वनि का कौन सा वर्गीकरण है? तो संतृप्त ध्वनि होगा। ए आंसर राइट हो जाएगा। आइए 20 नंबर की बात करें। 20 नंबर कहता है हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है? तो हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या 2 है। ह्रस्व स्वरों की संख्या 2 है। कौन कौन सी ह्रस्व स्वरों की संख्या 2 है? कौन कौन सी? इसी को अयोगवाह कहा जाता है। इसी को क्या कहा जाता है? अयोगवाह, जिसे अनुसार और विसर्ग कहा जाता है, जिसे अनुसार और विसर्ग कहा जाता है। और इसको दूसरे और भी भाषा में कहें तो इसे ही अयोगवाह कहा जाता है। और अयोगवाह के साथ साथ इसे ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है ये आपको बताया गया है। क्लियर है ना? चलो भैया 21 नंबर की बात करें। 21 नंबर यहाँ पे दिया हुआ है। 21 नंबर क्या लिखा है? कहता है कि लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहा जाता है? लिपिबद्धों के क्रमबद्ध को समूह को क्या कहा जाता है? वर्णमाला कहा जाता है। क्या कहा जाता है भैया? वर्णमाला कहा जाता है। लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? वर्णमाला कहते हैं। चलो भैया अगला देखो, कहता है ऐसी कौन सी 2 मात्राएं हैं जिनका प्रयोग तो किया जाता है किंतु उनका समावेश स्वर में नहीं किया जाता? बताइए इसका आंसर। ऐसी कौन सी 2 मात्राएं हैं जिनका प्रयोग तो किया जाता है किंतु उनका समावेश स्वर में नहीं किया जाता? तो आपको यही 2 अक्षर पता होगा जिसको आप लोग अयोगवाह कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? अयोगवाह के नाम से जानते हैं। यही आपका अन्न जो क्या है अनुस्वार और विसर्ग इसी को कहा जाता है। इनका समावेश स्वर में नहीं किया जाता। क्लियर है ना? तो आंसर नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। 23 का आंसर बताइए क्या होगा? खटाखट आंसर बताइए। किस व्यंजन का उच्चारण स्थान तालव्य है? तालव्य, तालव्य मतलब त से आपका तालव्य, तालव्य अगर कहें तालु, तालु तो च वाला वर्ग होगा। तो च छ ज झ इया तो झ आ रहा है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, झ हो जाएगा। चलो भैया 23 के बाद हम लोग 24 की बात करें। 24 नंबर पे आ जाओ। कहता है कि जिन ध्वनियों की गणना न स्वर में की जाती हो और ना ही व्यंजन में, उसे क्या कहते हैं? जिनका न स्वर में किया जाता हो और ना ही व्यंजन में किया जाता हो, तो कौन से ऐसे अक्षर हैं बताइए? कौन से ऐसे वर्ण हैं? तो आपको पता होगा ऐसे वर्ण अयोगवाह हैं जिसको आप लोग अन्न कहते हैं। यही तो आप लोग कहते हैं, ध्यान से बताइए, यही तो आप लोग कहते हैं, यही आपका अयोगवाह है। ना ही इसे स्वर में गिना जाता है और ना ही इसे व्यंजन में गिना जाता है। भैया 24 के बाद आइए आप लोग 25 की बात करें। तो भैया 25 देखिए आंसर क्या दिया है 25 नंबर पे। 25 नंबर में आंसर है कि स्वर तंत्रिका के आधार पर व्यंजनों को कितने वर्गों में बांटा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में बार बार पूछा जा सकता है। स्वर तंत्रिका के आधार पर कितने भागों में बांटा जा सकता है व्यंजनों को ध्यान रखना। व्यंजनों को कितने 2 भागों में बांटा जा सकता है। 2 भागों में बांटा जा सकता है। पहला कौन सा? घोष और अघोष का नाम सुना होगा, इसका भी मैं वीडियो बनाया हूं, ध्यान से आप लोग पढ़ लीजिएगा। घोष और अघोष, क्लियर है ना? तो स्वर तंत्रिका के आधार पर व्यंजनों को कितने वर्गों में बांटा गया है? 2 वर्गों में बांटा गया है। किसमें? घोष और अघोष में। क्लियर है ना? आपका आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। 26 नंबर देखिए, कहता है कि जिह्वा की नोक जब ऊपर के दांतों की पंक्ति के सामने वाले दांत के ऊपरी हिस्से के संपर्क आकर वायु के प्रवाह को अवरुद्ध करता है, तो ऐसे उच्चारण स्थान को कहा जाता है, ऐसे को वर्ष कहा जाता है। वर्ष में कौन कौन से अक्षर आते हैं? न, स, र, ल आते हैं। कौन कौन से आते हैं? न, स, र, ल आते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। 26 के बाद 27 नंबर देखिए ध्यान से। 27 कहता है कि इनमें कौन सी देवनागरिक लिपि वर्ण ध्वनि नहीं है?
देवनागरिक लिपि वर्ण ध्वनि नहीं है, मूर्धा है, कंठ है और आपका दंत है, लेकिन ग्रीवा नहीं है भैया, ग्रीवा नहीं है। इनमें कौन सी देवनागरिक लिपि की वर्ण ध्वनि नहीं है? जल्दी आंसर बताइए। ग्रीवा ध्वनि नहीं होगी। क्या है? ग्रीवा ध्वनि नहीं होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की बात करें। कहता है भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है? भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है? शब्द को माना जाता है। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई जो होता है उसे किसे माना जाता है? बताइए। उसे भाषा को माना जाता है, यानी शब्द को माना जाता है। इस बात का ध्यान रहे। चलिए 29 नंबर पे आ जाओ। 29 नंबर क्या कहता है? ध्यान से देखो। कहता है कि किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है? किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है? तो आपको पता है प्लुत होगा। प्लुत मैंने बताया ह्रस्व से ज्यादा समय दीर्घ में और दीर्घ से ज्यादा समय किस में लगता है भैया? प्लुत में लगता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? प्लुत हो जाएगा। चलिए 30 नंबर कहता है कि प्रत्येक शब्द की वर्तनी सभी वर्णों को उसी क्रम में अलग अलग दिखाना क्या कहलाता है? अलग अलग दिखाना क्या कहलाता है? प्रत्येक शब्द की, ध्यान से पढ़ते जाओ, प्रत्येक शब्द की वर्तनी सभी वर्णों को उसी क्रम में अलग अलग दिखाना क्या कहलाता है? वर्ण विच्छेद कहलाता है। क्या कहलाता है भैया? वर्ण विच्छेद कहलाता है। क्लियर है ना? आइए 31 की बात करें। 31 नंबर पे आ जाओ। कहता है कि वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या, अरे भैया स्पर्श व्यंजन कुल 25 होते हैं। जैसे जितने भी वर्ग हैं, क वर्ग हो गया, च वर्ग हो गया, इसी तरह से प वर्ग हो गया, यानी कहने का मतलब ट वर्ग हो गया। ये 5 वर्ग हैं। 5 वर्ग हैं। पांचों वर्ग कौन से हैं? स्पर्श व्यंजन है। तो टोटल संख्या 5 को मिलाकर कितना हो जाएगा? 25, क्योंकि एक वर्ग में कितने होते हैं? 5, तो पांचों का मिलाकर कितने हो जाएंगे? 25। तो याद कर लो स्पर्श व्यंजन टोटल 25 होता है। क वर्ग हो जाएगा, च वर्ग हो जाएगा, ट वर्ग हो जाएगा, त वर्ग हो जाएगा, प वर्ग हो जाएगा। ये सब क्या है? स्पर्श व्यंजन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 की बात करो। लिखा है स्वर ए का उच्चारण स्थान। अभी मैंने बताया था ए कंठ तालव्य। कंठ तालव्य कौन कौन से होते हैं? कंठ तालव्य ए क्या होते हैं भैया? कंठ तालव्य। ए कौन से होते हैं? कंठ तालव्य होते हैं। ए कौन से होते हैं? कंठ तालव्य होते हैं। क्या इतनी बात क्लियर हो गई? चलो कहता है कि हिंदी शब्दकोश में क के बाद कौन सा व्यंजन दिखाई देता है? हिंदी शब्दकोश में क के बाद कौन सा अक्षर दिखाई देता है? कौन सा व्यंजन दिखाई देता है? हिंदी शब्दकोश में क के बाद छ दिखाई देगा। इस बात का ध्यान रहे। जब आप लोग संयुक्त व्यंजन पढ़ेंगे तो उसमें 4 आता है। कौन कौन सा आता है बताइए? आता है छ, त्र, ज्ञ और श्र। छ, त्र, ज्ञ और श्र, ये 4 संयुक्त में आते हैं। इसको आप लोग याद रखिएगा। 33 के बाद आप लोग 33 के बाद 34 नंबर यहां पे आके देखिए। 34 नंबर का आंसर आपका क्या होगा? 34 नंबर यहां पे देखिए क्या है? निम्न में दंत वर्ण कौन सा है? बताइए। दंत वर्ण, दंत में त, थ, द, दंत में कौन से आते हैं भैया? स भी आता है। दंत में कौन सा आता है? स आता है। याद रखिएगा दंत वर्ण कौन सा है? तो आपका क्या हो जाएगा? स हो जाएगा। चले भैया आता है निम्न में अनुनासिक वर्ण कौन सा है? तो म हो जाएगा आपका। अनुनासिक वर्ण म हो जाएगा। कौन कौन से? देखिए म अनुनासिक में कौन कौन सा आता है? ड़, या, ड़, न, म, ये आपको याद रखना है। और विकल्प में प, फ, ब जो दिया है वो स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। तो ड़, या, ड़, न, म, ड़, न, म, ड़, न, म, ड़, न, म क्या हो जाएंगे भैया? अनुनासिक हो जाएंगे। तो इस बात का ध्यान रहे। कहता है कि ल और स का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? दंत हो जाएगा। मैंने आपको बताया है कि त, थ, द, ध, न और साथ में ल, स। त, थ, द, ध, न साथ में ल, स आपका क्या हो जाएगा? दंत हो जाएगा। चलिए अगला विकल्प बात करें 37 नंबर। कहता है स्वरों का उच्चारण बिना किसी सहायता से होता है। याद रखना स्वरों का उच्चारण बिना किसी सहायता से होता है। ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। तो स्वरों का उच्चारण क्या होता है भैया? बिना किसी सहायता से स्वरों का उच्चारण स्थान होगा। तो स्वरों का उच्चारण स्थान बिना सहायता से। तो आंसर नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। लिखा है निम्न में कौन सा शब्द प्रयत्न और उच्चारण के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण नहीं है? व्यंजन का वर्गीकरण नहीं है तो आपको पता है पार्श्विक है, ऊष्म है, उच्छिप्त है, लेकिन सघोष नहीं है। स्वघोष तंत्रिका के आधार पर है। तंत्रिका के आधार पर व्यंजनों की संख्या 2 होती है। एक होता है घोष, दूसरा होता है अघोष। लेकिन यहाँ पूछा क्या गया है? यहाँ पूछा गया है प्रयत्न और उच्चारण के आधार पर। प्रयत्न और उच्चारण के आधार पर उच्छिप्त होगा, पार्श्विक होगा, ऊष्म होगा, लेकिन सघोष नहीं होगा। तो नहीं पूछा गया है तो आंसर क्या हो जाएगा? सघोष हो जाएगा। क्लियर है ना? आइए 39 की बात करें।
39 क्वेश्चन यहाँ पे देख लो, क्या कहता है कि जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है या हस्व से दोगुना समय लगता है उसे क्या कहते हैं, उसे गुरु स्वर कहेंगे भैया। हस्व से ज्यादा समय लगे तो मान लीजिए दीर्घ, और दीर्घ को ही क्या बोलते हो आप लोग, गुरु स्वर बोलते हो। दीर्घ को आप लोग क्या बोलते हो, गुरु स्वर बोलते हो। हिंदी वर्णमाला को एकदम कंठस्थ कर लो यार, 4 से 5 क्वेश्चन आपका आएगा। हिंदी वर्णमाला ऐसा तैयार कर लो कि 4-5 क्वेश्चन छूटने ना पाए, एकदम जबान पर रख लो हिंदी वर्णमाला। हिंदी वर्णमाला गलत नहीं होना चाहिए प्यारे बच्चों, हिंदी वर्णमाला एकदम जबान पर रट्टा मार लो, क्लियर है ना। और इस अगर आप लोग इस प्रैक्टिस सेट को कर लेते हैं तो आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। चलो भैया 40 नंबर कहता है कि जिन व्यंजन ध्वनि के उच्चारण के समय स्वर तंत्री में कंपन होता है, उच्चारण स्थान के आधार पर ध्वनियों के वर्गीकरण का क्या स्थान है। वर्त नहीं, काकल्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, काकल्य। और काकल्य में एक ही वर्ड आता है जिसको ह कहा जाता है, याद कर लो। काकल्य में एक ही शब्द आता है जिसको ह कहा जाता है, क्लियर है ना। 40 के बाद 41 नंबर में क्या है, कहता है 41 नंबर देखो ध्यान से सब लोग पढ़ो। कहता है निम्न में कौन सा शब्द स्वर का वर्गीकरण नहीं है। स्वर का वर्गीकरण नहीं है तो आपका प्लुत है ही है, आपका हर्ष है ही है, संयुक्त है ही है, लेकिन द्वित नहीं होगा। द्वित आपका आंसर हो जाएगा, क्लियर है ना। 41 के बाद आइए 42 की बात करें। 42 नंबर क्या कहता है, निम्नलिखित में कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है। मूल दीर्घ स्वर नहीं है तो आपको पता है आ जो है मूल दीर्घ स्वर आ नहीं होगा। क्या नहीं होगा, आ नहीं होगा। आ नहीं होगा बच्चों, मूल दीर्घ स्वर, इस चीज का बात ध्यान रहे, आ नहीं होगा, क्लियर है ना। अब आइए आप लोग, हम लोग 42 के बाद देखिए 43 नंबर यहाँ पे है, ये है 43 नंबर। हिंदी में ध्वनियों के कितने प्रकार होती हैं। हिंदी में ध्वनियां 2 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सा, स्वर और व्यंजन। कौन कौन से होते भैया, स्वर और व्यंजन, क्लियर है ना। हिंदी में लिखा है, हिंदी में ध्वनि कितने प्रकार की होती हैं। हिंदी में ध्वनि कितने प्रकार की होती हैं, 2 प्रकार की होती हैं, क्लियर है ना। आगे देखिए, मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो मात्रा के आधार पर स्वर 2 प्रकार के होते हैं, इस बात का ध्यान रहे। मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, क्लियर है ना। हस्व और दीर्घ, क्लियर है ना। लिखा है 45 नंबर, जिह्वा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो जिह्वा के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, अग्र, मध्य, पश्च। कौन कौन से होते हैं, अग्र, मध्य और पश्च। तो अग्र स्वर देखिए ई ए, मध्य स्वर में आता है अ, और पश्च स्वर में आता है आ उ ओ आता है, क्लियर है ना। इस बात का ध्यान रहे। चलो भैया 46 कहता है कि जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और व्यंजन के उच्चारण में सहायक नहीं होते हैं वो क्या कहलाते हैं, बताइए, स्वर कहलाते हैं। यानी कहने का मतलब जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से हो, इसमें किसी प्रकार की सहायता की जरूरत ना पड़े, वो हमेशा क्या कहलाते हैं, हमेशा स्वर कहलाते हैं। ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। चलो भैया अगला देखो 47 नंबर कहता है ई च छ ज झ या आदि का उच्चारण किससे होता है। तो च छ आ जाए तो तालु हो जाएगा, तालव्य हो जाएगा। च छ ज जहां आ जाए वहां हमेशा तालव्य होगा, इस बात का ध्यान रहे। कहता है कि एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहा जाता है, अक्षर कहा जाता है। एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहा जाता है भैया, अक्षर कहा जाता है, इस बात का ध्यान रहेगा। चलो भैया अगला 49 नंबर क्या है, पढ़ो। कहता है निम्न में दीर्घ स्वर हैं। अभी मैंने आपको दीर्घ स्वर बताया, क्या बड़ी ई हो जाएगा, ये दीर्घ स्वर हो जाएगा, यही आपका दीर्घ स्वर है। ए और ए जो है ये संयुक्त स्वर हो जाएंगे, ए और ए जो है संयुक्त स्वर हो जाएगा। और ये जो ई है ये आपका क्या हो जाएगा, ई आपका हस्व स्वर हो जाएगा। हस्व स्वर हो जाएगा तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी राइट हो जाएगा, क्लियर है ना। आइए 50 नंबर की बात करें। कहता है निम्न में अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं। तो अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व, ये 4 आपको याद होंगे तो आप मार दोगे, सी इसका आंसर राइट हो जाएगा, क्लियर है ना। अब ध्यान से देखो 51 नंबर क्या दिया है। 51 नंबर कहता है निम्न में अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है। भैया अल्प प्राण व्यंजन, मैंने अल्प प्राण कल ही बताया था, 135 होता है। 135 मतलब पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण। तो पहला, तीसरा, पांचवा, तीसरा में ग आएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा अल्प प्राण, क्लियर है ना। अब देखो इसमें लिखा है निम्न में घोष कौन है। घोष को ही सघोष कहा जाता है, सघोष कहा जाता है। इसी को सघोष भी बोल सकता है, परेशान मत होइएगा। तो इसके लिए मैंने 345 बता रखा है। 345 में आता है तीसरा, चौथा, पांचवा। तो तीसरा, चौथा, पांचवा, च, छ, ज आपका आंसर हो जाएगा, क्लियर है ना। 52 नंबर के बाद आपका देखिए यहाँ पे 53 होगा। 53 इसमें लिखा है कि
निम्न में ओष्ठ वर्ण कौन सा है? ओष्ठ में ऊ आता है भैया, ओष्ठ, ओष्ठ में ऊ आएगा, ऊ, ये सब क्या है? ओष्ठ हैं। तो आप लोग 53 का आंसर क्या लगाएंगे? ऊ आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना? आइए, कहता है कि अर्ध विवृत स्वर हैं, अर्ध विवृत स्वर हैं, ये आपका अर्ध विवृत स्वर हो जाएगा, याद रखिएगा, अर्ध विवृत स्वर हो जाएगा। लिखा है 55 नंबर देखो, जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है वो क्या कहलाते हैं? नी 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 निर्नुनासिक कहलाता है। निर्नुनासिक, निर्नुनासिक, निर्नुनासिक स्वर कहलाता है, जिसका स्वर से मुख से निकलता है वे निर्नुनासिक कहलाते हैं। क्लियर है ना? अब आइए 56 नंबर कहता है दीर्घ का वर्ण क्या हो जाएगा? दीर्घ का वर्ण विच्छेद क्या हो जाएगा? कहता है क्या? द, री, ग और आपका अ हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना? आइए 57 कहता है कि अंतस्थ और उष्म वर्णों की संख्या कितनी है? 8 हो जाएगी। अंतस्थ में 8 हो, अंतस्थ में 4 होंगे और उष्म में 4 होंगे। अंतस्थ में कौन कौन से होंगे? देखिए, य, र, ल, व, और उष्म हो जाएगा सा, सा, खा, हा। ये 4 मिलाकर कितने हो जाएंगे भैया? टोटल 8 हो जाएंगे, यही आपका आंसर हो जाएगा। र का विवरण है, र वर्ष में भी आता है, लुंठित भी होता है और उसके साथ साथ सघोष भी होगा, अल्पप्राण व्यंजन भी होगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब देखो, मैंने कहा कि काकल्य वर्ण कौन सा है? मैंने आपको शुरू में ही बताया काकल्य वर्ण ह होता है। देखिए, इसमें कहीं दिया होगा ह होगा, काकल्य वर्ण कौन सा होगा? ह होगा। आगे देखो, लिखा है य का उच्चारण स्थान क्या होगा? य का उच्चारण स्थान जल्दी बताइए बच्चों, य का उच्चारण स्थान क्या होगा? तालु होगा। मैंने बताया है य का उच्चारण स्थान तालु होगा। ताल में कौन कौन से होते हैं? ई, च, छ, ज, झ, इया, य और श, ये कौन से आएंगे? तालु में आएंगे। क्लियर है ना? 60 यहां तक क्लियर है। 61 देखो, लिखा है सभी महाप्राण वर्ण वाला वर्ग है। महाप्राण, महाप्राण मैंने आपको शुरू में बताया कितना होता है? 24 महाप्राण हो जाता है 24। तो 24 में दूसरा क, ख, च, छ, उसके बाद च, छ, उसके बाद आपका ट, ठ, यानी आपका ए राइट आंसर हो जाएगा, यानी दूसरा वर्ण सब में दिया हुआ है। क्लियर है ना? उसके बाद 61 के बाद 62 यहां पे है, लिखा है कि सभी स्पर्श व्यंजन कौन से वर्ग में आते हैं? स्पर्श व्यंजन, स्पर्श, सभी स्पर्श व्यंजन। देखिए, ये क है, च है, ये आपका स्पर्श व्यंजन में आएगा, यही आपका स्पर्श व्यंजन में आएगा। च, प, द, यही स्पर्श व्यंजन में। अच्छा, कहता है कंठ तालव्य। मैंने कंठ तालव्य में बार बार बता रहा हूं, याद कर लो, कंठ तालव्य ए होगा, यही आपका आंसर होगा, कंठ तालव्य। कंठ तालव्य 63 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आगे आइए 64 नंबर में क्या कहता है? स्पर्श व्यंजन कंठ ध्वनि, अघोष और महाप्राण ध्वनि है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्लियर है ना? जल्दी जल्दी आप लोग पढ़ने का प्रैक्टिस कर रहे हैं तो जल्दी जल्दी प्रैक्टिस करने की कोशिश करिए आप लोग। आगे लिखा है दंतोष्ठ ध्वनि है। दंतोष्ठ में कौन कौन से आते हैं? दंतोष्ठ में मैंने वह आपको बता रखा है, दंतोष्ठ में वह आता है, आप बिल्कुल तैयार रहिएगा। दंतोष्ठ में वह आता है। कहता है जब एक ही ध्वनि द्वित हो जाए तो वह क्या कहलाता है? जब एक ही ध्वनि द्वित हो जाए, द्वित मतलब दो हो जाए तो युग्मक हो जाता है, युग्मक ध्वनियां हो जाती हैं, इस बात का ध्यान रहे। चलो भैया, सृष्टि आपका द्वित ध्वनि हो जाता है। क्लियर है ना? अब इसके साथ साथ आप लोग देखेंगे यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन, हाँ 67 कहता है कि निम्न में दीर्घ स्वर हैं। दीर्घ स्वर तो मैंने बता दिया है, दीर्घ स्वर आपका ए हो जाएगा, आ हो जाएगा और आपका दीर्घ स्वर हो जाएगा। उसके बाद 67 के बाद 68 नंबर कहाँ है? कहता है कि अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? यह अलावा आपको याद होगा तो यह हो जाएगा। उसके बाद आपका 69 कहता है महाप्राण। तो महाप्राण मैंने आपको 24 याद कराया है, तो महाप्राण में भ आ जाएगा, भ आपका हो जाएगा, ठीक ना। और निम्न में अघोष, अघोष के लिए 135 मैंने आपको याद करवाया है, 135। क्लियर है ना? अघोष के लिए 135 तो आपका क्या हो जाएगा? प हो जाएगा। तो आपको मैंने आज 70 क्वेश्चनों का पूरा प्रैक्टिस कराया है। ये 70 क्वेश्चन आप लोग बिल्कुल रट जाइए, तैयार कर जाइए और इनके वर्णों को बार बार रिपीट करिए। देखिए, मैं आपको एक चीज बता दूं,
प्रैक्टिस बहुत सारे व्यक्ति करते हैं, लेकिन दिमाग में किसके कितना रहता है ये मैटर करता है। तो आप लोग लगातार इसको दिमाग में सेट करो भाई, दिमाग में कितना रहता है, बार बार इसका प्रैक्टिस करो। अगर दिमाग में रहेगा तो पेपर में अच्छे नंबर लेके आएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो आप बिल्कुल दिमाग में टच करिए और लगातार मैं हिंदी का इसी तरह से आपको प्रैक्टिस सेट लेके आऊंगा। हर रोज मेरा प्रैक्टिस सेट आएगा हिंदी का, बिल्कुल तैयार रखो। एक भी क्वेश्चन ग्राम विकास अधिकारी में बाहर नहीं जाएगा, इस बात का गारंटी है। आप बिल्कुल तैयार रहिए और श्री जी ज्ञान सेंटर चैनल से जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।